हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस पॉइंटर का सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग इन्वायरमेंट साइंस के पार्ट 3 के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखते हैं वैकल्पिक ऊर्जा। इस सब के लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2014 से 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। 100% सौर ऊर्जा चलाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। कभी कभार समाचारों में दिखाई देने वाले घरेलू अंश आवश्यकता का पद संबंध है, वह है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। सवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादकता को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने की जरूरत होती है उच्च स्तरीय विशेषता प्रौद्योगिकी। निष्ठ ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा, सौर, पवन, जलीय, पन बिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण है नवीकरणीय ऊर्जा के। कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण रहित ऊर्जा है सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा सहायकगार है तो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा। पेट्रोलियम उत्पाद, वन नाभिकीय विखंडन और सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है सौर सेल। जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम से। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधे के जीवाश्म जिनको उपयोग में हम ईंधन के रूप में करते हैं कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम। परमाणुओं के संयोजन और विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में 2003 तक गठन किया गया है राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। ऊर्जा संकट का तात्पर्य है कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। नेक्स्ट है कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में से जो नवकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाल वाला है तो सौर शक्ति। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैव ईंधन परिस्थिति के अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एथेनॉल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग होता है हरित ईंधन के रूप में। पाइन कर्जन फन में भी क्वाजीकरण पर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन के स्रोत में। जिसकी खेती एथेनॉल में की जा सकती है वह है मक्का। नेक्स्ट हम लोग देखिए जेट्रोफा, पेंगामिया और सूरजमुखी की खेती की जा सकती है बायोडीजल के लिए। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिसका अध्ययन किया जाना, हल निकाला जाना वो है वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधे जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रारंभ किया गया था 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का समूह जो अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। फरीदाबाद हरियाणा में है ISA का सचिवालय। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण रूपांतरित है तो बायोमास गैसीकरण। जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में समझा जाता है। इस कथन में सही है नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। नारियल आवरण, मूंगफली छिलके तथा धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से युक्त रूप से डिजाइन के लिए अंतर्गत डीजल में किया जाता है डीजल की जगह। नेक्स्ट बायोमास की अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है सौर ऊर्जा। फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन की समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है संबंधित है। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करता है।
फ्यूल सेल से एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होता है, न कि दहन के माध्यम से विद्युत का। फ्यूल सेल से विद्युत उत्पादित होती है दृश्य धारा डीसी के रूप में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोयला आधारित तापकीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, कारण कोयले के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। कथन कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है कोयले की सल्फर की उपस्थिति। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबिलियम फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती है, क्योंकि यह जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर सर्वश्रेष्ठों के विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। यह विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सस्टेन के रूप में प्रयुक्त करती है। नेक्स्ट है, यह जल का शोधन और विद्युत उत्पादन के लिए अवशिष्ट जल शोधन संयंत्रों का स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट है, जैव परिवर्तनीय सस्टेन में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा के सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं MFC भारत में संप्रीत उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जाता है। आवासीय भवनों की गर्म पानी की पूर्ति के लिए, लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की पूर्ति करने के लिए, सड़क प्रकाश की व्यवस्था के लिए। भारत में जैव डीजल के उत्पादन के लिए जट्रोफा कार्पास के अलावा पैगमेनिया पिनाटा को क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पैगमेनिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पैगमेनिया पिनाटा बीजों के लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसके लिए लगभग आधा ओलैंपिक अम्ल होता है, ओलिक इक। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं तो गंगा डेल्टा में पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल में प्राप्त होने वाली यह ऊर्जा, जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा। भारत की भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र है हिमालय, खंबात बेसिन, सोनाटा। नेक्स्ट है, सोनाटा में हो जाएगा सोन, नर्मदा और तापी। पश्चिमी घाट गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्मिलित करना खनिज समाप्त होने योग्य है, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य है, बायोमास मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, वन अपरोपण वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, जैव मूल एम्फाल्ट बायोएस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायोएस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों के आधारित नहीं होता। बायोएस्फाल्ट जैव विशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायोएस्फाल्ट के सड़कों की ऊपरी सतह पर बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। नेक्स्ट है, बायोफाल्ट डमर एक विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों में किया जाता है, गैर पेट्रोलियम आधारित। प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, इस टॉपिक को देखते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। जलवायु एवं सूक्ष्म वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों व निजी क्षेत्रों का वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जीव जलवायु प्रदूषणों के न्यूनीकृत कर प्रतिबंध है, वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु। सही सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिपस्टिक, शीशा, शीतल पेय, बीमित वनस्पति तेल, चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडिक ग्लूटामेट। नेक्स्ट है, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव नवीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है, जीपोचारण, बायोरेडिएशन। जैवोपराशन के लिए विशेषतः अभिकाल सूक्ष्म जीवों की सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है। प्रदूषक जैव नवीकरणीय रहित प्रदूषक मुक्तया पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैव विविध प्रदूषक है विवाहित मल, ऐसे प्रदूषक जो जीवों सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषक का। जब मानवीय और प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों की निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों का कणीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषक के 2 स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत, मानव जनित स्रोत। वाग्नि और ज्वालामुखी उद्गार जैविक पदार्थों को सड़ने गलने से निकलने वाली गैस जल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि हैं। प्राकृतिक स्रोत में
है। जैव अपघट्य प्रदूषक सीवेज है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में बनने का उत्पन्न होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा सबसे बना है स्मोक और फॉग के मिलने से। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहाँ पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण का निर्माण होता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन तथा पेरिऑक्सीटिल नाइट्रेट बनता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में खास मौसम में धूम कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है। ऐसे वायु को भूरी वायु कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है NO2 O2 पेरोक्सीटेटल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। गर्म सूक्ष्म और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों और वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश के विक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती हैं जैसे ओजोन फॉर्मल्डिहाइड पेरोक्सी नाइट्रेट पैन आदि। इस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों शामिल है सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक अम्ल बनती है। यह गैस वायु के निकलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है NO2 भूरे रंग के तीखी गैस। नेक्स्ट है नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन की एक अणु की क्रिया में भाग करके बना लेती है तो ओजोन O3 पर ऑक्साइड मूलक जो ऑक्सीजन के अणुओं को मिलकर ओजोन बना लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से मिलकर तो पेरोक्सीमिल नाइट्राइट पैन का। यह क्लोरोप्लास्ट नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पौधे के विकास कम हो पाता है। यह कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली प्रभावित करता है। पैन मनुष्य की आंखों में बहुत ज़्यादा जलन उत्तेजना पैदा करता है। पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेती है। वायु में मिलकर पैन तथा O3 धुंध बना लेती है। अधिक धूम कोहरे के निर्माण घट जाती है। दृश्यता यानी कि देखने की क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट है भारी ट्रक यातायात निर्वाचन सभाएं पॉप संगीत जेट उड़ान के अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। जेट उड़ान किसी वस्तु की उत्पन्न समान आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखेंगे। अनियोजित औद्योगिक विकास अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रयोग योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषण करने में। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम व्यक्त करता है मैक इकाई। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती है उसकी उत्पन्न शोर को मैकमॉन कहते हैं। समान स्थिति में वातावरण के प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो रंगहीन तथा अति विषैली होती है एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है। इसका ऑक्सीकरण CO2 में होता है। एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जाने जाते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। TNA पेरोक्सी एक्सीडेंटल नाइट्रेट ओजोन और स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है। सल्फर के ऑक्साइड मुक्त सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है प्राथमिक प्रदूषक। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी मुख्य प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने के लिए धातु वायु को प्रदूषित करती है तो लेड। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है लेड को। बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचता है। इसकी बुद्धि लब्धि लेवल IQ को घटाता है। वयस्कों में हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है तो लेड। निष्ठ वायु प्रदूषण में से जो रक्त धाराएं दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त को हीमोग्लोबिन में घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड।
यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं के ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना 300 से अधिक गुना से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर सांस लेने की कठिनाई होती है, घुटन महसूस होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग देखें, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से उत्पन्न होता है बेड रॉक से। नेक्स्ट, आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी होती है ब्लैक फुट। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम लीटर। नेक्स्ट, धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का। नेक्स्ट है, भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है, इससे प्रभावित हो रही है समूची खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य और पशुओं को ग्रस्त करता है उर्वरक। नेक्स्ट है, अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फोरेट तथा नाइट्रेट घुलनशील जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ाते हैं सुपोषण को। नेक्स्ट है, अकार्बनिक उर्वरक और कीटनाशक अवशेष मृदा से रासायनिक गुणों को बदल देते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं भूमि के जीवों पर। नेक्स्ट है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण का मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप में यह उद्योग उत्तरदायी है चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, समानतः ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5 से 6 कम होती है कहलाती है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है, वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निक्षेपों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल में जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं, इससे पृथ्वी पर अम्ल का जमाव होता है। नेक्स्ट, अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है सूक्ष्म रूप से। नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क के आर्द्र निक्षेप का उत्पादन उच्च रहता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा शुष्क जमा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध के सम्मिलित रूप से कहा जाता है अम्ल निक्षेप। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उद्योगों और यातायात के उपक्रमों के निश्चित नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प की प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है और वर्षा की बूंदें रूप से पृथ्वी पर गिरने लगती है, यह कहलाती है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी के प्रयास किया जा रहा है हेलेंस्की प्रोटोकॉल 1985 के तहत। मथुरा के तेल शोधक के उत्सर्जित SO2 उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंच रही है ताजमहल के सौंदर्य को। नेक्स्ट है, ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया ताप ट्रेपेजिम को। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं क्योंकि यदि लगातार इस पत्थर का प्रभावित किया जाता है तो पत्थर हो जाता है छत विहित में। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन और मृदा के पोषण धनायन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषण तत्वों का निक्षालन हो जाता है और समाप्त हो जाती है मृदा की उर्वरकता। अम्ल वर्षा में वे प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिंद का प्रदूषक करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। नेक्स्ट है, शंकुधारी वृक्षों के घने कनेपू के पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा के निक्षेप। अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा के pH का मान। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उसके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने की मदद मिलती है। यह धातु पीने योग्य जल में मृदा में प्रवेश दुष्प्रभाव डालते हैं बच्चे के तंत्रिका तंत्र पर। नेक्स्ट है, वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा के पानी अम्लीय हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। एक वायु प्रदूषण गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो यूक्रोफिशन।
जल में जब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं। अत्यधिक पोषण की उपस्थिति में शैवाल की विकास तेजी से होने लगता है, इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से हो जाता है एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश। जब एक प्रदूषक दहक उत्पाद है तो जलाने से प्राप्त होता है कोल, पत्थर के कोयले को। कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है फ्लाई ऐश। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म पाउडर के जीव में होते हैं श्वसन संबंधी रोग। नेक्स्ट है जिसे वायु के मिलने से रोग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण अन्य निस्संदन उत्पादकों का प्रयोग होता है तो फ्लाई ऐश। ग्रीन मस्कर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों से रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी मिसाइल आइसोसाइनाइड में रिसाव की घटना से हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट है भोपाल में यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिसाव की गई थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी में जिस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मृत्यु आई MIC। नेक्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी से संबंधित यौगिक का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बनी होती है पॉलीमर से। नेक्स्ट है मूलतः कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं से मिलने से बनता है ये एथिलीन C2H4 पॉलीमर बहुलक होता है पॉलीथीन का। इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गैलिनो नत्ता और कार्ल क्रीजर जर्मनी ने की। इनने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कण आपस में श्रृंखला बनाते हैं, एकल बंध और द्विबंध में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिल्तो नत्ता कायर जिलंगर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ पॉलीथीन की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वस्तु का जीवाणुओं में नष्ट नहीं होती है प्लास्टिक। जैव नवीकरण है रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव नवीकरण कहलाते हैं। सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म, प्लास्टिक का थैला क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है तो प्लास्टिक का थैला। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के कार्य है तो लाइकेन। शैवाल तथा कवक द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये होते हैं संवेदनशील। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन का। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है वायु प्रदूषण का। जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता BOD के एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। BOD का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन के दर बढ़ जाती है। O2 के उपयोग के साथ साथ बढ़ जाता है, इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है घुली ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव और कुछ कीटों के डिम भी बहुत अधिक प्रदूषित कम DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं जैसे एनुलिड। नेक्स्ट है जिस जलाशय में DO का मान 8 mgl से नीचे होता है उसे रखा जाता है संक्रमित जल की श्रेणी में। किसी जल के क्षेत्र में BOD की अधिकता क्षेत्र संकेत करती है जिसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण का निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर इलाहाबाद के मध्य। जैव उपचारक तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण के विषैले पदार्थ के निष्कासन में। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषक के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैव उपचारण जैवोच्चारण यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे कहा जाता है स्वस्थानक जैवोपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाने का इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं बाह्यस्थानिक जैवोच्चार। प्रदूषकों के जड़ों और पत्तियों में संग्रहित कर जैवोच्चार की क्रिया कहलाता है फाइटोनिक्सन। जल प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश पद्मा मेघना मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अधिक प्रदूषित है आर्सेनिक प्रदूषण से। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ राज्य नंदगांव भूमिगत जल प्रदूषण प्रभावित है आर्सेनिक प्रदूषण से। भूजल आर्सेनिक की अनुदेय सीमा है 10 माइक्रोन प्रति लीटर तक। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र
नाभिकीय दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। विघटित होते रेडियो निएक्टिव न्यूक्लियाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है रेडियो एक्टिव प्रदूषण का। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर पड़ता है हानिकारक प्रभाव। जैविक रूप से अपघटित होता है तो मल। स्वचालित वाहन निर्वातक सबसे अधिक विषालु धातु प्रदूषक है लेड। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लेड का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं लेड के कारण। पेयजल कैंडियम की अधिकता से होती है इटाई। पारा युक्त जल पीने से होता है मिनीमाटा रोग। वर्ष 1987 से इस अधिनियम से ध्वनि के प्रदूषण को शामिल कर लिया जाता है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नहर है अलकेश्वर। जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड कारण बना तो ला नीना। नेक्स्ट है, अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समांतर निम्नलिखित में से किससे प्रयोग लाया जाता है? आर्जीमोन के बीज। आर्जीमोन मैक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ती की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में मिलावट वाली महामारी फैल सकती है ड्रॉप्टी नामक। नेक्स्ट है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल में स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री जल के हानिकारक शैवाल प्रपुष्टन से हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की जाती है। समृद्धि के कारक तत्व होता है ज्वारमुख के प्रदेशों पोषकों के प्रसार, मानसून के भूमि से जलवायु, समुद्रों में उत्प्रभाव। एशियाई भूरा बादल जो अधिकांशतः फैला था दक्षिण एशिया में। एशियाई ब्राउन क्लाउड और एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है वायु प्रदूषण के कारण। जाड़े के ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है कारण मोटर गाड़ियों के दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। कथन सही है, कारण गलत है। एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस रेडॉन है। फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है रेडॉन गैस का। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषण को घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है। WHO के अनुसार प्रति वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है घरेलू वायु प्रदूषण के कारण। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। शरीर के श्वास और खाने में पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंध होने के वाले अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न होने वाले स्रोत हैं प्रगलन इकाइयों और पेंट। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक हो जाती है शीशे की मात्रा। मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है शीशे की अधिक मात्रा से। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एस्बेस्टस धूल फेफड़ा, शीशा मस्तिष्क, पारा उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धराएं। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से होता है फेफड़े का कैंसर। पारे की विषाक्तता होती है उदर संबंधी समस्या। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी की क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर। धूल कण श्वास संबंधी रोग। शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम रक्त में घुलकर कोशिकीय शोषण को बाधित करती है, यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर के कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं नाइट्रस के ऑक्साइड। भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले प्रदूषकों में 4 शामिल है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कार्बन के ऑक्सीकरण के कारण मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है वात्सावटी ब्लास्ट फ्लोरेंस में। अम्ल वर्षा में वे देश जो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे एवं स्वीडन में। अम्ल वर्षा को कहा जाता है झील का तिल। चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में से जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र सर्वाधिक केंद्र स्थापित किया गया है मैनचेस्टर में। उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन में उत्सर्जित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश का उपयोग मानव निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। फ्लाई ऐश के उपयोग क्रिकेट के कुछ पोल लेट सीमेंट टन्स के स्थानांतरण के रूप में किया जा सकता है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उत्पादक के रूप में होता है फ्लाई ऐश। यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसे जहरीली भारी धातुओं को कम भी होते हैं फ्लाई ऐश में। अनाजों और
तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविष्कों का उत्पादन होता है, जिसे एलॉटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने में आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। जिसके द्वारा उत्पादित होते वह है फफूंदी। मुख्यतः एपिंजलर द्वारा उत्पन्न होता है एपाइलेटॉक्सिन। एलाटॉक्सिन एक कैंसरजनक पदार्थ होता है जो उत्पन्न करता है यकृत कैंसर। वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए एक यकृत यंत्रीय विधि नहीं है सोलो क्लोन डिवाइडर। कारखानों में चिमनियों के निरस्त हुए कालिक के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थ को अलग करने में प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट पत्थर को कहते हैं बैग फिल्टर। 50 माइक्रोमीटर कम व्यास वाले कणीय पदार्थों को पृथक करने वाले प्रयोग किया जाता है बैग फिल्टर का। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित कथन है, यह पशुओं के आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। यह तेलीय पंख और बिखरे रूप तेल के उपचार हेतु परिस्थिति के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। अजाइल जैपर। आयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों का अपना भोजन बनाते हैं, उनको परिवर्तित कर देते हैं हानिकारक CO2 और जल में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिन पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने हेतु पोतों से पहले होने वाली समुद्री प्रदूषण का रोकथाम जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायी और मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों में देखने और अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों की विखंडित कर उन्हें पानी और गैस में परिवर्तित कर देता है। अवायवीय जलवायु जीवाणु जैव शौचालय प्रणाली में पानी के टैंक को जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस हो जाती है वाष्पीकृत। भारत में कुछ भागों में पीने के पानी प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। नौकनी संरक्षण उपलब्ध है उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। यदि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है तो मसूड़े और दांतों के संरक्षण प्रदान करता है। इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड का ग्रहण करने में परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है कुबर पीठ होने से। पैरों के मुड़ने के कारण इसे नौकनी संलक्षण उच्च फ्लोराइड संग्रहण कहते हैं। कैल्शियम पादप बलवक वृद्धि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल वृद्धि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी उनके डिंबन पादप वृक्ष होते हैं कि उत्तरजीविता के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी महासागरों के अम्लीकरण के कारण। CO2 के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है समुद्र। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के नियम मानक या वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारण करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसका अंतर्गत आच्छादित है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो मानक 1, वर्ष 1997 में लागू किया गया था यूरो मानक 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाहनों में निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की गई थी। मालेस्कर समिति ने स्वच्छ परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिषद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ICTC ने भारत को इस बात की छूट दी वर्ष 2020 में यूरो 5 के बदले अपना सकता है यूरो 6 को। B4 मानक भारत में लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2017 से। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए 0.05% या इससे कम। यूरो 9 स्वचालित वाहनों का एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक परीक्षण करने में साधारणतः वायुमंडलीय गैसों में विचार किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है 17 अक्टूबर 2014 को। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण स्तर बताने के लिए एक संख्या एक वितरण के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय इस पहल का आरंभ स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया गया। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन को सीमेरिक डिक्स उत्सर्जन होते हैं पोलोडियम से। कथन है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है कारण उर्वरक और कीटनाशक पौधे की श्रृंखला प्रवेश करते हैं। कथन कारण सही है तो कथन कारण की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है
उर्वरक, कीटनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं मृदा के जल जीवों को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के जिस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, दिल्ली। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दे और फर्नीचर जैसे गद्दियों, अपहोल्स्टरी, ब्रोमोयुक्त ज्वालामंदकों को उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है। उनमें पर्यावरण नवीकरणीय के प्रति उच्च प्रतिरोधकता और मनुष्यों की पशुओं में सिंचित हो सकते हैं। रासायनिक, जैविक, फ्लोटोलैटिक प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बन यौगिक को कहते हैं पॉब्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूएंट, अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण। अस्थायी जैव प्रदूषकों के स्टॉकहोम अभिसंचयन द्वारा चिरस्थायी कार्बनिक यौगिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया है। ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों को विभिन्न उत्पादों एवं विभिन्न विनिर्माण उद्योगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों को नैनोकण के बारे में कुछ चिंता है, क्योंकि वे पर्यावरण से संचित हो सकते हैं, जल और मृदा में संसूचित कर सकते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट हो सकते हुए मुल्कों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जल संरक्षण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो देखते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ 2009 में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रक अधिनियम लागू हुआ। वर्ष 1974 में विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जैविक संसाधन नहीं है, शुद्ध जल। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया वर्ष 1985 में। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई फरवरी 2009 में। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया नमामि गंगे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन NGBRA का गठन किया गया फरवरी 2009 में। NGBRA का लक्ष्य गंगा को उसमें प्रभावित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट शोषित सीवेज जल मुक्ति दिया जाए वर्ष 2020 तक। वर्ष 2009 में भारत में गंगा के लिए स्थापित किया गया राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन है राजेंद्र सिंह है। नेक्स्ट हम लोग देखें, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन को। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता पर्णों की जगह कांटों में। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों में पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः बदल जाते हैं कांटों में। गंगा नदी डॉल्फिन को समष्टि ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा क्या संभव कारण है? नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, संयोग के मछली पकड़ने, जलों और फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में सशिष्ट उपकरणों और अन्य कृषि रसायन का इस्तेमाल। IUCN में इन्हें रेड लिस्ट सूची संकटग्रस्त वर्ग में रखा गया गैंटिन डॉल्फिन को। कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़े जाने के जाल में फंस जाती है, इसे बाईकैच कहते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेसेंटाइना गैंगेटिका। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया वर्ष 1997 में। भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को। नेक्स्ट देखते हैं, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से पूर्णतः लागू किया जाए तो देश भर में उसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से होगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिसके पास जल के पर्याप्त वैकल्पिक स्रोत है कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति जैसे समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जाएगी तो समुद्री जल का प्रयोग लाकर बनेगी। 30 जून 2008 को जल परिवर्तन और राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC आरंभ की गई थी। इस कार्य योजना का एक भाग है राष्ट्रीय जल मिशन। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेंस एक्ट लागू किया गया 1977 में। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, मुंबई से पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है कोलकाता में। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट UV विकिरण की भूमिका है। यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों निष्क्रिय नष्ट कर देती है। पराबैंगनी विकिरण का एक प्रकार है विद्युत चुंबकीय विकिरण। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड,
क्लोरामीन। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। यमुना एक्शन प्लान गोमती कार्य योजना अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत। नेक्स्ट श्री श्री रविशंकर संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था 11 से 13 मार्च 2016 के बीच। वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 में चलाई गई रही थी। यह स्वच्छता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यमुना की राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषता है नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई। ये राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण के प्रयासों का अगुवाई करता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसके राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है। इसके प्राधिकरण के सदस्य होते हुए प्राधिकरण है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया वह है भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, पिंचोरा राजस्थान। NLCP के अंतर्गत उड़ीसा झील शामिल है, बिंदु सागर। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है भीमताल को। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम के सम्मिलित कर आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना। अब हम लोग विविध के टॉपिक देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। इस बार का क्या थीम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के इसका विपणन और निरीक्षण निर्देशालय DMI द्वारा जारी किए गए एक गुणवत्ता का प्रमाणन चिन्ह है एगमार्क, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र। इसकी स्थापना 1983 से 84 में हुई। दक्षिणी गंगोत्री। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की वर्ष 1988 से 89। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती की स्थापना की गई वर्ष 2012 में। यह 2021 में सदी के विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है एजेंडा 21। सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैर वैध स्वैच्छिक कार्य योजना है एजेंडा 21। यह कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सृजित की गई थी। एजेंडा 21। एजेंडा 21 जिस क्षेत्र से संबंधित है तो सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी किरण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक प्रतापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हैदराबाद में। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी यह पुणे में है। जयपुर के जंतर मंतर यूनेस्को को विश्व धरोहर में दर्जा दिया गया। अगस्त 2000 तक कितने स्थलों का दर्जा प्राप्त हो चुका है? 28। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है महाबोधि मंदिर। सुनामी की उत्पत्ति के जिसके द्वारा हुई समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। सुमेलित करना, पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु। भारत के वन प्राणी संस्थान देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। हिमालय पर्यावरण विकास अल्मोड़ा। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। एपीको आंदोलन, POD चिपको आंदोलन, SS बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन, डॉक्टर सलीम अली। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट है, भारत के रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन जिस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था, विस्थापनों का पुनर्वास की समस्या। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 मई को। 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। महत्वपूर्ण देखें दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन भारत अभियान का आधिकारिक रूप प्रारंभ किया गांधी जयंती पर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिस जिले में की जा रही है वह है धार। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है जोधपुर में। सेंट्रल एरिन जोन
रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। एग मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया वर्ष 1937 में। विज्ञान का वह क्षेत्र जिसे एक बर्लक पुरस्कार दिया गया, कृषि। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा का डॉल्फिन है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिसके गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है, हीलियम। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वनारोपण। अगर किसी क्षेत्र में लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्वी तटीय प्रांतों में दुष्प्रभावित किया गया, तो सैंडी। नेक्स्ट हम लोग देखें, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक। एजेंडा 21 के समझौते 4 हैं। यह नए शस्त्रों और प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योगों का अनुवरण करता है। राज्यों को रासायनिक आयुध खतरे के विरुद्ध सहायता में संरक्षण प्रदान करता है। रासायनिक अशुद्ध निषेध संगठन इस समय 192 सदस्य देश है जो विश्व के रासायनिक हथियारों का मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। OPCW विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। OPCW के सदस्य देश। हरित भारत मिशन के उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से वर्णित है। वन आच्छादित पुनर्प्राप्ति, संवर्धन करना, अनुकूलन, न्यूनीकरण, संयुक्त उपायों के जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पर्यावरण सुरक्षा। राजीव गांधी पर्यावरण प्रदूषण दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। प्राकृतिक आपदा हरितकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है वर्ष 1900 से 1999। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। सिएरा लियोन जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जिसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। मेंटोना इको मार्क योजना 1991 में ऐसे उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित है साबुन का अपवार्जक, कागज और प्लास्टिक सौर प्रसाधन, एरोसोल। भारत ने पूर्व संवेदित वस्तुओं को संदर्भ में खाद्य सुरक्षा मानक, पैकेजिंग और लेबलिंग अधिनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता के मुख्य लेबल पर सूचना अंकित करना अनिवार्य है। वह संगठनों की सूची जिसमें संयोजक शामिल है और पोषक विनिमय सूचना शाकाहारी मांसाहारी। जो भारतीय वैज्ञानिक यूनेप के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिहित है, MS स्वामीनाथन। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा और लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं, शिविरों का आयोजन संचालन करता है। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। सदाबहार फल वृक्ष लोकार्ट। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है कैगा कैलपंकम में। देश के बीटन लाइन प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है मसूरी। प्रायद्वीपीय भारत हिमयुगों में जिस युग में हिमाधिकृत हुआ वह है प्लोस्टीन हिमयुग। नेक्स्ट, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है अनेक प्रकार के पक्षी, चरने वाले पशुओं, भैंसों के पीछे पीछे चलते उसके घास के चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं तो ऐसा पक्षी है साधारण मैना। नेक्स्ट है, यह हिमालय के दक्षिण के उष्णकटिबंधीय एशिया में पाए जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्र भूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां है चित्रित बलाक। यह तिब्बत के पठार, भूटान और भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में पाया जाता है। सर्वभक्षी है जो पौधे के जड़ और कंदमूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मेढक, मछलियाँ, अनाज सब कुछ खाता है किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों में अन्न अवशेषों का अपन आहार के रूप में प्रयोग होता है। काली गर्दन वाला सारस। नेक्स्ट है, शीतोष्णकटिबंध, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना में जिसकी औसत शुद्धि प्राथमिक उत्पादकता से कम है। शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। भितरकनिका जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है वह है उड़ीसा में।